अच्छा, जैसे पिछले प्लान में एकदम सीएम चेंज हो गया, तब देवीलाल बंसीलाल जी का जो टाइम था, उसके बाद में हरियाणा की राजनीति में लंबे समय बाद अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा चेहरा है तो माननीय मनोहर लाल जी हैं। 92 में ये बाबरी मस्जिद वाला जो कार्य हुआ था, कितने राज्यों की सरकारें राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, भाजपा ने तो ऐसा कहीं भी नहीं किया। जो बीजेपी सरकार के एंटिक होता है, कोशिश इनकी है कि उन्हें अपना जेल में बिठाओ। तो जितना जुल्म कांग्रेस ने किया है, भाजपा तो कुछ भी नहीं है, भाजपा तो बहुत अच्छा शासन दे रही है। जब वो मंत्री थे ओपी धनखड़ जी, तो उन्होंने अपने एरिया में क्या अच्छे काम नहीं करे? अगली बार वो जब चुनाव हुआ तो हार गए। मेरे ख्याल से काम का और चुनाव का कोई बहुत ज़्यादा मेल जोल है नहीं। अच्छा, जब बीजेपी आई है, अटैक तो बतेरे हुए हैं, और हिंदुस्तान अंदर से और बाहर से मजबूत कितना हुआ है? बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। और फिर भी अटैक हो गया। कहाँ, किस प्रकार के, बताओ ना। पुलवामा, ये तो मतलब एक ऐसा हो गया कि आपके घर में घुस के मारिए। इतना बड़ा राष्ट्र, चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, वो ठीक भी तो एकदम से कैसे हो सकता है? एक दो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, और उन पर भी कंट्रोल करने का प्रयास है। देखो, वो गृह मंत्रालय का काम है। हम इतनी बड़ी बात करें कि अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे साथ हैं युवा नेता भाई योगेश सैलानी जी, जो कि बादली से जिला पार्षद हैं। नमस्कार जी, सभी पुराना हरियाणा के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट पुराना हरियाणा हमारे चैनल पर आए। भाई साहब, स्पोर्ट्स में कैसे रुचि बनी? सबसे पहले आप पहलवान हो, तो पहलवानी की बात करेंगे। स्पोर्ट्स में तो विकास जी ऐसा है, हम जिस भूमि में पैदा हुए हैं ना, अगर आप इतिहास में जाओगे पीछे 1000 साल पीछे भी जाओगे, तो यहाँ से वीर लोग पैदा हुए हैं। और समय के साथ में समय की डेफिनेशन चेंज होती चली गई जी। पहले तो हम दिल्ली के आसपास रहे। आप मोटा मोटी देखोगे तो साउथ की तरफ तो लंबे समय तक शांति रही है, और यहाँ अशांति रही है जी। जब से ये अरब लोग यहाँ से आने लगे, तो युद्धों से भरा हुआ क्षेत्र रहा ये। और बेसिकली आप दिल्ली के आसपास मजबूत और वीर लोग रहते हैं। और तो समय के साथ बदलाव हुआ, तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा डाली कि भाई यहाँ रहना है तो वीर और मजबूत लोग ही रह सकते हैं, यहाँ कमज़ोर लोग यहाँ ठहर नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे, भौगोलिक स्थिति भी देखोगे आप, तो देश की भौगोलिक स्थिति पर मोटी मोटी नज़र मारोगे तो राजस्थान से ही पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। हमारे बुजुर्गों ने तो युद्ध भी लड़े हैं, तो समतल भूमि पर ही लड़े हैं। लेकिन समय बदलाव हुआ और देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भी हमारे पूर्वजों ने वो परंपरा कायम रखी, और ये चीज़ें पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ मिली हमें। हर परिवार में कोई ना कोई खिलाड़ी मिलेगा, और उसमें पहलवान ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ें परंपरागत मिली हमें, और उसका हमने जितना हमसे हो पाया निर्वहन किया। कुश्ती में कब तक रहे आप? कुश्ती में बहुत ज़्यादा लंबा कैरियर नहीं रहा मेरा, और 6-7 साल ही की कुश्ती मैंने। कितनी एज से स्टार्ट करी आपने? 15-16 साल से शुरू हो गई थी। अच्छा, हाँ। फिर आपने कौन से स्तर तक आप खेले? कौन से, मतलब स्टेट, नेशनल या कोई दंगल? जूनियर नेशनल मेडल है मेरा। अच्छा। और जो अपने हरियाणा में परंपरागत जो दंगल होते हैं, एक तो अभी शुरू हो जाएंगे दंगल, 30 के बाद होते हैं, इनको हम चमासों वाले जो दंगल कह देते हैं। एक अपने यहाँ स्पेशली हरियाणा की बात करें तो होली दुलंडी के आसपास लगभग गाँव में दंगल होते हैं, तो दंगलों में ठीक ठाक कुश्तियाँ लड़ी मैंने। छोड़ने का कारण क्या रहा रेसलिंग? छोड़ने का कारण इंजरी। अच्छा, सीरियस इंजरी? हाँ, सीरियस इंजरी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर छोड़ दिया आपने? बिल्कुल छोड़ दिया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, लगा भी ऐसा हो भी सकता है कि बहुत ज़्यादा छोड़ते। फिर राजनीति का सफ़र, खेल के बाद आपने स्टडी पे फोकस करा, बिजनेस या राजनीति में आप चले गए? खेल के साथ साथ पढ़ाई तो चलती रही, ग्रेजुएट हुए, और जैसे ही रेसलिंग छोड़नी पड़ी तो मेरे ख्याल से पढ़ाई का समय भी वैसे तो कभी नहीं जाता है, लेकिन एक जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो हो गया था अपना। और उसके बाद बिज़नेस की तरफ रुझान बढ़ा, और समय के साथ साथ जैसा आज तक सीखा है, जो हम देखते आ रहे हैं
कि वो ऊपर वाला सब कुछ तय करता है, हम तो सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जो समय की धारा है वो चलती रहती है और वो अपनी तरफ आपका रुख मोड़ देती है। राजनीति में आपने मतलब क्या मन में विचार आया कि भाई मैं राजनीति में जाऊं, समाज सेवा करूं, या समाज सेवा करते करते राजनीति में चले गए? मेरा ये मानना है, आप चाहे सरपंची से देखो या जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आदमी मिलेंगे आपको, वो कहीं ना कहीं समाज सेवा से पूर्व में, बचपन में, अपने ग्राम स्तर पे, अपने गांव स्तर पे या अपने कस्बे, नगर, मोहल्ले स्तर पे वो जुड़े मिलेंगे। कोई भी सफ़र ऐसे ही नहीं शुरू होता है। तो ऐसे ही मेरा रहा, और पहले तो समाज सेवा का रहता था, कोई ज़्यादा ये नहीं कह सकते। आपने भी जैसे ये बोल दिया भाई ये काम है यार, आप देखो ना, तो ये एक पेन रहता था कि भाई साहब का काम कैसे हो। तो तब तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भाई हमें राजनीति करनी है, राजनीति से प्रेरित हो गए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने रेसलिंग छोड़ने के बाद में भी गांव में अपना अखाड़ा चलाया तकरीबन 4 साल के आसपास, और मुझे बड़ा सुकून है उस बात का कि 4 से 5 बच्चे इंटरनेशनल हुए। अच्छा। हाँ, और कम से कम 30 बच्चों को अपनी जॉब लगी। आज भी बहुत बड़े कुश्ती के पहलवान हुए हैं भारत में, मास्टर चंद्रगिराम जी, उनके अखाड़े में भी जो दीपक है वो मेरा स्टूडेंट रहा है। दीपक वहाँ पे NIS कोच है। तो वो बिल्कुल तब ये नहीं सोचा था कि भाई हमें राजनीति करनी, आगे जा कर के तो थोड़ी बहुत सेवा कर लें। सेवा करना। हाँ, तो जब आप रेसलिंग में थे, आप बता रहे हो अभी का मतलब ज़्यादा बड़ा करियर तो नहीं रहा, मतलब जो भी 5-7 साल का करियर रहा है जी। तो जो आज जो नामी पहलवान हैं, तो उस आपके टाइम पे कौन कौन से पहलवान हुआ करते? हमारे टाइम पे हम बिल्कुल छोटे थे तो सत्यवान पहलवान, झिंझरिया पहलवान, अशोक लवाल पहलवान, टुंडा राजवीर पहलवान, इनका समय बीतता हुआ देखा हमने। अच्छा। हाँ, अशोक लवाल। और हमें फिर जो अगली पीढ़ी के जो पहलवान तैयार होते हुए देखे, उनमें राजीव तोमर पहलवान, भगत पहलवान भी चले गए थे, बंशी भी चले गए थे हमारे सामने। जो अगली पीढ़ी हमारे सामने आई, जिन्होंने लंबे समय तक फिर अपनी बुलंदियां छुई भारत में, जिनका परचम लहराया, मान उठिया सोनू पहलवान, नाड पहलवान, राजीव तोमर पहलवान, फिर ये पहलवान निकल करके आए। ये आपके साथ के हैं? तो एज में थोड़े से बड़े हैं। अच्छा। हाँ, बाकी हम छोटे वो वेट कैटेगरी के पहलवान थे, बड़े थे सुपर हैवी वेट के, जिनको भारत केसरी या दंगलों में कहते हैं भाई, छुट्टी वाले पहलवान। अच्छा पहलवान जी, एक बात बताओ, पहलवान का जर्नी तो बड़ी अच्छी रहा है, कोई चोट फेट लग जा या जब करियर ढलान पा हुआ है, तो आपने तो सारी चीज़ देखी होगी जी। तो जो पहलवान का करियर जब ढलान पा हुआ है तो वो गायब हो जाते हैं, स्थिति डाउन हो जाती है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। देखो, मेरा तो ये मानना है विकास जी, ये जो गेम वाला विषय है ये सबसे ज़्यादा गंभीर विषय है। और देखो, आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप पास मार्क्स लोगे, 50% लोगे, 55%, 60, 65 कहीं तक जाओगे, आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आप थोड़ा पढ़ लोगे, ज़्यादा पढ़ लोगे, लेकिन जो एक गेम है, या जैसे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, मैं किसी गेम को छोटा करके नहीं आंक रहा हूँ, क्योंकि हमने जो किया उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। गेम बॉडी बिल्डिंग भी ऐसा ही है, और सभी तीरंदाजी, कोई भी गेम हुआ, भाई शतरंज में भी मेंटली हरासमेंट बहुत ज़्यादा, तो ये सबसे रिस्की चीज़ है स्पोर्ट्स, क्योंकि वही टाइम आपका पढ़ने लिखने का है, वही कुछ सीखने सिखाने का है, और वही टाइम आपको गेम करने का है। और गेम में अगर आपको बुलंदियाँ छूनी है तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटना पड़ेगा। तो उन चीज़ों का आगे जीवन में चल कर बड़ा नुकसान भी होता है। भाई, आप जिस चीज़ के लिए जो आपने टारगेट है, आपको इंजरी हो गई या कुछ भी प्रभु इच्छा नहीं रही, आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए, तो आगे जीवन भर आपको बड़ी कठिनाई आती है। एक सक्सेस होने के बाद भी आदमी गायब हो जाते हैं। वो अपना अपना जीवन जीने का तरीका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे अपना यहाँ पे वो बहन जी एकेडमी चलाती हैं हॉकी की, वो बड़ी अच्छी खिलाड़ी रही हैं,
यहाँ सोनीपत से ही? सोनीपत नहीं, वो झारसा गांव से प्रीतम सिवाज। अच्छा, वो यहीं रहती हैं शायद? वो उनकी शादी हुई है यहाँ। अच्छा। तो बड़ी अच्छी खिलाड़ी रही है। लेकिन उन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा, साथ साथ में अपनी एकेडमी शुरू की। आज मेरे ख्याल से 50 से प्लस ज़्यादा लड़कियाँ इंटरनेशनल हो चुकी हैं उनके एकेडमी से निकली हुई। तो वो आज भी ऐसे ही चमक रही है जैसे पहले चमक रही थी। तो ऐसे और भी लोग हैं, जैसे कोच रणबीर ढाका जी हैं। अभी सोनू पहलवान और धर्मेंद्र पहलवान का अखाड़ा बड़ा अच्छा चल रहा है। जोगिंदर पहलवान वो चंदीवाला है, वो अपनी फील्ड से जुड़ा हुआ है। जो बेस होता है किसी भी चीज़ का, कोई बेस है, मान लो सपोज करो किसी ने वकालत की और वो उस अपने पैसे से ही कट गया है, तो फिर उसकी वकालत भी किसी काम की नहीं है। ऐसे ही कोई डॉक्टर है, MBBS है, भाई उसने उस MBBS करके वो अपना घर बैठ गया है। तो ऐसे ही खेल का है, आप उस क्षेत्र से जुड़े रहोगे, आप निरंतर रहोगे, जान पहचान रहेगी तो ठीक रहोगे, आगे चलते रहोगे, नहीं तो आप एक साइड हो जाओगे। मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें सरकार भी आ गई। जैसे एक फेमस पहलवान हो गया भाई, उसका मेडल वेडल आ गया, उसने सब जाना है जी, तो सरकार उसको उठा के MLA की टिकट दे देती है। क्या उस पहलवान को उसमें सोचना चाहिए भी तू अपना गेम से अलग हो गया, राजनीति में चला गया तो ना ही तो प्रैक्टिस हो पाएगी, गेम तो मानो खत्म हो गया, आगे जाके एकेडमी वो चीजें नहीं रहेंगी। तो इसमें मतलब आपका क्या है, राय क्या है आपकी? देखो पहली बात तो क्या होती है, बिना इच्छा कोई किसी को कुछ नहीं देता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये जो आपने एक नया कुछ शुरू किया है, यूट्यूब दुनिया बना रही है, यूट्यूबर हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो विकास जी की जो सोच है, ये जो आपने नया स्टार्ट किया है, ये आपकी सोच है, तभी आज हम यहाँ इस चकाचौंध में इस अच्छे से ऑफिस में आपके में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो उस खिलाड़ी का मन होता है क्या बहुत हो चुका, अब कुछ नया किया जाए, और वो कुछ वैसे लोगों के संपर्क में आता है और कहीं ना कहीं अपना फिर जैक लगाता है। हाँ, गवर्नमेंट का किसी भी पार्टी को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके बारे में बताना ना पड़े। वो चुनाव में कहते हैं चर्चा पर्चा खर्चा, उनकी चर्चा तो पहले ही होती है। तो इस तरह के लोग आसानी से फिर टिकट भी पा लेते हैं, और बाकी तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहता है, उनको बनाए ना बनाए। पीछे एक लड़का बिग बॉस जीत के आया था, एल्विस यादव जी, तो उसको जीतने के बाद खट्टर साहब ने स्पेशल वहाँ प्रोग्राम रखा, खट्टर साहब स्पेशल गए, वो स्पोर्ट्स भी नहीं था। मतलब सरकार कई बार ऐसा करती है कि जो फेमस आदमी आप उनको अपने साथ जोड़ लो, जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो आपको मिल जाएगी, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो एल्विस से पहले आपको कोई याद है जो बिग बॉस जीत के आया था अपने प्रांत का, अपने हरियाणा का कोई भी लड़का? मेरे को याद नहीं। तो यूथ में मैं खुद नहीं देखता हूँ, लेकिन यूथ में जो ये बिग बॉस है काफ़ी पॉपुलर है, और कोई भी सरकार क्यों नहीं चाहेगी कल को अगर कोई अच्छा चले उसको। सरकार को बहुत सारी अपनी योजनाएं होती हैं कुछ, और वो यूथ के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना चाहती है। तो अपने हरियाणा से था लड़का और उसने अच्छा किया था, तो मैं उसमें तो कहीं गलत नहीं मानता हूँ। भाई उनको जा कर के सम्मानित किया। फील्ड तो कोई भी अन्य कोई भी फील्ड हो सकती है। अच्छा, हमारी लड़की एक ओलंपिक में बिल्कुल मेडल को छूती वापस आ गई, तो आप तो मैं जब भी कोई भी स्पोर्ट्समैन कोई भी मेडल लेके आता है तो मैंने आपकी सारी पोस्ट देखता हूँ, तो आप उसके पास पहुँचते हो उसको सम्मानित करने के लिए, उसका हौसला अफजाई के लिए। तो विनेश फोगाट के बारे में क्या कहना चाहोगे? विनेश बहन एक बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी रही है। अगर मैं उनके पूरे कुश्ती कैरियर की बात करूं, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है अच्छे से जब से उन्होंने टॉप किया इंडिया, शायद वो किसी पहलवान से आ रही हो। और ये दुर्भाग्य कहूँगा उनका मैं। और देखो खिलाड़ी को अपना खुद ध्यान रखना होता है। पहले जो रेसलिंग होती थी ओलंपिक में, उसमें क्या होता था कि आपका सुबह एक बार वज़न हो गया और उसके बाद में आपकी कंटिन्यू फाइट रहेंगी, 4 या 5 फाइट होती है, और उसके बाद आपका मेडल फाइनल हो जाएगा, आप हार रहे हो या जीत रहे हो। लेकिन अब की बार जो ओलंपिक था उसमें ऐसा था कि आप सेमीफाइनल तक में आपकी बाउट एक दिन होंगी, फाइनल आप अगले दिन होगा। उसमें ये चेंज हुआ कि अगले दिन आपका वेट कैटेगरी फिर होगी। जो विनेश का जो वेट है या किसी भी अच्छे खिलाड़ी का जो वेट होता है 74 के जैसे नीचे लगाओ ज़्यादा, तो ये या फिर 84 भी हो सकता है। उसमें बड़े खिलाड़ी तो 7 से 8 kg वेट कम करके लेके आते हैं, और जो बड़े वजन वाले जो 60 kg के आसपास के खिलाड़ी होते हैं वो 5 से 6 kg वेट कम करके लेके आते हैं।
तो उसमें कहीं जो उनका कोई खान पान में, तो जो साथ में टीम गई थी, जो कोचेज़ थे या जो उनके डाइटिशियन थे, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। वो ज़्यादा खुशी में मेरे ख्याल से कुछ उनसे ज़्यादा खाया गया, वो इसलिए उनका वेट सेट नहीं हुआ। तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई हमारे देश के साथ। जब उस टाइम पे ये सिचुएशन चल रही थी वहाँ पे, तो हमारे देशवासियों का और इंस्टाग्राम का ये कहना था कि भाई बीजेपी सरकार ने वहाँ इसको हरवा दिया। नहीं, देखो, बीजेपी सरकार तो वहाँ जाके खैर कैसे हरा सकती है। वो अपना एक फेडरेशन होता है, फिर एक ओलंपिक कमेटी होती है, और वो तो एक फीलिंग थी लोगों की अपनी, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था पहलवानों का, तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरह के हो जाते हैं। तो जिसको लग रहा था कि भाई जो बीजेपी से खुश नहीं था, उन्होंने ऐसी पोस्ट की है। बाकी तो मैं भी भाजपा से हूँ और मैं अच्छे रेसलर बता रहा हूँ उनके, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बीजेपी का वहाँ कोई लेना देना नहीं। उस मेरे को अच्छे से याद नहीं है वो चीज़, प्रॉपर उन्होंने बनाया हुआ था कि इंडियन ओलंपिक का प्रेसिडेंट ये है, ये भी बीजेपी से है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है जो भी, उसका प्रेसिडेंट ये है और ये सारे बीजेपी के हैं। इन्होंने मिलके उसको हरवा दिया। देखो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मैं क्या कहूँगा कि रेसलिंग फेडरेशन में अभी तक कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी भारत से हुआ ही नहीं है। ये तो कहने सुनने की बात है। और ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत लंबे, हमने पीछे शायद अभय चौटाला जी को सुना था, और अभी ये बीनू बेनीवाल जी बने हैं। बीच में शायद को ओलंपिक एसोसिएशन भंग थी, यहाँ पे तो कोई प्रधान भी नहीं था। हाँ, हमारे देश में ये कुरीति कह लो आप, बहुत पहले से फेडरेशनों पे पॉलिटिकल आदमी रहते हैं। हाँ। मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि फेडरेशनों पे खिलाड़ियों को रहना चाहिए जी। और खिलाड़ी के बहुत अच्छे से वो भावनाएं समझ सकता है। हाँ, उसकी मेहनत को उसको पता है ना, एक पहलवान को कि एक पहलवान कैसे बना जाता है, एक स्पोर्ट्समैन कैसे बना जाता है। बिल्कुल। अब कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर आप किसी पहलवान को बना दोगे तो उस पर सवाल उठेंगे ना, 200% उठेंगे। हाँ, जिसने गेम ही किया हो, जो पढ़ा नहीं हो, वो यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाए। तो ऐसा क्यों नहीं है कि भाई किसी फेडरेशन पे कोई ऐसा बंदा बैठ जाए जिसको उस गेम के बारे में पता ही ना हो। अच्छा, काफ़ी पहले भी हमारी बात आपने बताया, मुझे ही पता इस बात का, काफ़ी पहले पहलवानों का ये जो होया था, धरना हुआ था, तो उसमें बहुत सारी आंगलियां उठी थी, पहलवानों की तरफ भी उठी थी, ब्रजभूषण की तरफ भी उठी थी। तो क्या आपको क्या लगता है, जो पहलवान जो बोल रहे थे उसमें कुछ चीज़ें सच हैं या सारी सच हैं? देखो विकास जी, अब ये तो ज़्यादातर पूरा का पूरा मामला कोर्ट में गया हुआ है। वहाँ से क्या निकल कर के आता है उसके बाद ही पता लगेगा, क्योंकि पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें लगभग देश के बड़े सारे पहलवान थे जो पहले धरने पर बैठे थे। दोबारा से धरना शुरू हुआ तो कुछ खिलाड़ी जैसे रवि दहिया भी नहीं था, अंशु मलिक भी नहीं, जो पहले थी बाद में वो चले गए थे। तो अभी ये प्रोसेस में है, अभी क्या निकल के आता है देखते हैं। क्योंकि ये धरना इतना लंबा खिंच गया था, इसमें लड़कियों के साथ हाथापाई भी हुई है, काफ़ी वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर पहलवान चले गए अपने मेडलों को, हाँ गंगा। तो ये क्या चीज़ें ठीक थी? पहलवान ने वहाँ मेडल पाने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या फिर हमारी राजनीति में इतना दम नहीं था भाई, हमारी जो बेटियां उनके साथ इतनी हाथापाई हो, पूरी वीडियो उस टाइम पर पुलिस उन्हें घसीट कर लेकर जा रही है, फिर जब उनकी नहीं चली, भाई उन्होंने देखा तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर वो अपने मेडलों के लिए वहाँ पे चले गए। तो मेरा तो क्या मानना है इसमें, शुरू में तो ये आंदोलन शुद्ध रूप से पहलवानों का आंदोलन था, और ये आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंट्री होती चली गई, और ज़्यादा होती चली गई, और ज़्यादा होती चली। उस दिन का जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, उस दिन आप पीछे से जाओगे तो राजनीति के लिए भी एक वो बहुत देश के लिए अहम दिन था। हमें नया संसद भवन कार्यालय मिलने वाला था और उस दिन उसकी इनॉग्रेशन थी। उसी दिन ये सारा वाक़या हुआ है। हाँ, उसी दिन हुआ है। अगर नहीं होता तो वो हमारे देश के लिए भी अच्छा होता, खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा होता, और मेरे ख्याल से हमारे को यहाँ आज उसकी चर्चा भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, अच्छा, जो ये मतलब आप पॉलिटिक्स में आ गए जी, तो एक समाज सेवी और एक राजनीतिक विशेषज्ञ या पॉलिटिशियन बनने में, मतलब समाज सेवा अच्छी चीज़ है, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, या दो राजनीति में रह के आप समाज सेवा अच्छी कर सकते हो? देखो वैसे तो दोनों ही बात है। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं देश में या आज भी हैं अन्य अन्य क्षेत्रों में जो राजनीति से दूर रहते हैं और अपना समाज सेवा या देश सेवा किसी भी रूप में करते हैं।
ये अपना अपना टेस्ट है भाई। कोई बिल्कुल राजनीति से दूर, माइक मंच से दूर रह के अपना समाज सेवा कार्य करता है। कोई अपनी अपनी सोच है कि भाई नहीं, मैं राजनीति के द्वारा ही ये काम कर पाऊंगा, तो वो लोग इधर आ जाते हैं। बाकी के लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं। देश भी ऐसे ही चलता है, समाज भी ऐसे ही चलता है। अच्छा, एक हमारे मंत्री थे ओपी धनखड़ जी, हैं अब भी हैं। अच्छा, मंत्री हैं वो थे, मैं वो मंत्री थे, अब नहीं है। तो जब वो मंत्री थे ओपी धनखड़ जी, तो उन्होंने अपने एरिया में क्या अच्छे काम नहीं करे? अगली बार वो जब चुनाव हुआ तो हार गए। मेरे ख्याल से काम का और चुनाव का कोई बहुत ज़्यादा मेल जोल है नहीं, है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच पा रहे हो। अच्छा, कि भी काम करने वाले ही चुनाव जीतते रहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने नरवाने हल्के में खुद के मुख्यमंत्री रहते हुए 6000 नौकरियां दी थी एक अपनी विधानसभा में, और वो उनका क्षेत्र कहलाता था। लेकिन अगला चुनाव हुआ तो जिसने कुछ नहीं किया था, हाँ ठीक है, वो एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते थे, शमशेर सुरजेवाला जी, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी का चुनाव हरा दिया था। तो मतलब ये मानना है कि काम करो या ना करो कुछ भी हो सकता है? नहीं, काम करो, लेकिन काम करके आप जीत जाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरा ये कहना है। अच्छा। काम भी आपको करने ही पड़ेंगे, ईमानदारी से करने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं राजनीति में आपको करने के लिए, वो भी साथ साथ करनी चाहिए। अच्छा, जैसे एक मुख्यमंत्री है, एक एमएलए है, उसके नीचे फिर कोई मतलब जिलाध्यक्ष हो गया, वो पूरी इनका एक सिस्टम है। तो जो लोग आपके मतलब एमएलए के नीचे जुड़ते हैं, कार्यकर्ता हैं जो, क्या वो एमएलए को पेशकश करते हैं किसी ना किसी चीज़ की, जी मेरा ये काम करा दो, जी हम ये कर देंगे, हमने पार्टी के लिए इतनी मेहनत करी है और पार्टी ने हमारा एक भी काम नहीं करा? क्यों नहीं, ये तो परंपरा है। और ख़ासकर जहाँ हम बैठे हैं, ये जो ताऊ उलट ले रहा है राजनीति में हमारे एक ताऊ पहले भी हुए हैं, ताऊ देवीलाल, तो ये परंपरा है। देखो उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो दिन रात लगते हैं, बूथ पे खड़े होते हैं, पार्टी का काम करते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है, और कहीं ना कहीं वो ठीक भी है कि वो अपना कोशिश करते हैं कि भी उनके काम हो जाए। मेरा मानना ये है कि एक एमएलए से ज़्यादा मेहनत उसका वर्कर करता है जो सब फील्ड में रहता है, उन सब चीज़ों उन सब आदमियों को तैयार करता है, सरकार के बारे में बात करता है, और जब कोई रैली होती है और वहाँ सबको इकट्ठे करते हैं वो लोग। देखो दोनों बात है। अब चुनाव को ही ले लो, एक वर्कर अपना गांव देखता है, चुनाव लड़ने वाला पूरी विधानसभा देखता है। 21-21 घंटे कोई भी प्रत्याशी 21-21 घंटे चुनाव में रहता है। हाँ, लेकिन वर्कर का जज्बा भी कहीं ना कहीं काम आता है, और वो भी उससे ज़्यादा लड़ाई लड़ने को और कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, बात भी तभी बनती है। हाँ, वर्कर बहुत ज़्यादा मेहनती है, नेता नहीं है, तो भी बात नहीं बनती। नेता बहुत ज़्यादा मेहनती, अच्छे वर्कर नहीं है उसके पास में, तो भी बात नहीं बनती है। अच्छा, हमारे हरियाणा में 3 पार्टी हैं जो मजबूत पार्टी हैं, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी और आईएनएलडी होगी। तो सबसे पहले जो डाउन गई वो चौटाला साहब की पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल। तो उसका क्या मुख्य कारण क्या रहा? परिवार का झगड़ा मुख्य कारण तो रही रहा। इतिहास ने अपने आप को दोहराया, और ऐसे समय पे परिवार में झगड़ा हुआ चुनाव के ठीक नज़दीक, और उनको परिणाम भुगतना पड़ा। आज सभी देख रहे हैं इतनी बड़ी लेगेसी जो चली आ रही थी ताऊ देवीलाल जी की, आज वो छिन्न भिन्न है। अच्छा, एक चीज़ मतलब मैं भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, जो बीजेपी सरकार के एंटिक होता है, चाहे उसने काम गलत थोड़े कर रखे हों या ज़्यादा कर रखे हों, पर कोशिश ये गिनवर है कि उन्हें अपना जेल में बिठाओ ना। हरियाणा से कौन बिठाया? चौटाला साहब बिठाए, बीजेपी नहीं बिठाए। वो हुड्डा साहब के टाइम पे हो लिया काम। अच्छा, उसमें बीजेपी ने काम बिठाए, बीजेपी के समय पे तो बाहर आए हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी के साथ तो चौटाला साहब का कई बार गठबंधन रहा है, पीछे जेजेपी के साथ भी था। नहीं, हमारा मानना तो यही था कि जो हमने जो सुना था, राजनीति का ज्यादा ज्ञान ना होते हुए आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन राजनीति के, कि भाई जब चौटाला साहब भीतर चले गए, जब भी इलेक्शन आओ था, कदे बाहर नहीं आने दिए, कदे भाई। देखो विकास जी, क्या है, लोग आजकल मोबाइल का ज़माना है, और हमारे देश में एक पता नहीं बुरी कहूँगा या अच्छी कहूँगा, आज के दिन बुरी है, पहले अच्छी थी, क्योंकि हमने इतने कष्ट सहे गुलामी के समय में कि भूल जाना ही अच्छा था। तो वो चीज़ें हमारे डीएनए में आ गई हैं कि हम बहुत जल्दी बोलते हैं। लेकिन आज ज़रूरत नहीं बोलने की, आज हम एक आज़ाद राष्ट्र में, आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं।
कांग्रेस पे अगर आप कभी जाओगे, कभी अच्छे से रिसर्च करोगे, तो जितना जुल्म कांग्रेस ने किया है, भाजपा तो कुछ भी नहीं है। भाजपा तो बहुत अच्छा शासन दे रही है। 92 में ये बाबरी मस्जिद वाला जो कार्य हुआ था, कितने राज्यों की सरकारें राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। भाजपा ने तो ऐसा कहीं भी नहीं किया, एक राज्य में भी ऐसा नहीं किया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी। आज सोशल मीडिया है, उस चीज का जरा सी कोई बात हो जाए उसका हुआ बना दिया जाता है। बिल्कुल। आज हर कहीं 4 आदमी बैठे हैं, वो देश की राजनीति बात कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता आपके गांव में क्या हो रहा है, आपका सरपंच क्या कर रहा है, आपका ब्लॉक समिति मेंबर, आपका पार्षद क्या कर रहा है, आपका विधायक कितने दिन हो गए, आपके हाल चाल पूछे। वो सीधी बात करता है देश की राजनीति पे, वो ट्रम्प की बात करता है, पुतिन की बात करता है, यूक्रेन की बात करता है, वो सीरिया की बात करता है, इजराइल की बात करता है। ये सोशल मीडिया का ही है। अच्छा, जैसे पिछली बार पिछले प्लान में एकदम सीएम चेंज हो गया, तो वो राजनीति है क्या चीज थी वो जो बीजेपी सरकार ने एकदम सैनी साहब को सीएम बना दिया, खट्टर साहब को हटा दिया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जरूरत पार्टी ने ऊपर समझी और उनको फिर लोकसभा लड़ाया, और आज भी वो केंद्र में बड़े मंत्री हैं। और मेरा तो ये मानना है, तब देवीलाल बंसीलाल जी का जो टाइम था, उसके बाद में हरियाणा की राजनीति में लंबे समय बाद अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा चेहरा है तो माननीय मनोहर लाल जी हैं। 7वें 8वें नंबर पे शपथ ली थी उन्होंने, छोटी बात नहीं है, और इतना बड़ा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो आज भी वो तो बहुत अच्छे प्रमोशन ही है। सैनी साहब के बारे में, जैसे सैनी साहब सीएम बन गए जी, तो खट्टर साहब के कार्य मतलब अच्छे, मतलब उनकी जो छवि थी वो अलग है, इनकी छवि अलग है, तो कार्य अच्छी जल्दी स्पीड से कौन करता है? मतलब खट्टर साहब करते थे कि सैनी साहब कर रहे हैं? देखो, सरकार की तो योजनाएं होती हैं विकास जी, कार्यों की, और उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए समय लगता है। कोई भी योजना होती है, पहले घोषणा होती है, फिर उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर वो नीचे आती है, फिर उनमें कोई छोटी मोटी कोई समस्याएं होती हैं, फिर सरकारी तौर पर वो ठीक भी की जाती हैं। तो उनका अपना स्टाइल था। मनोहर लाल जी को समय ज़्यादा मिला था, अभी नायब जी को तो बहुत समय ही बहुत कम हुआ है। लेकिन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। हाँ, उम्मीद ज़्यादा है, तो इसलिए हमें लगता है कि भाई शायद स्लो चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नायब जी भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो दिखेंगे भी। अब ये सीटेट स्टेट का एग्ज़ाम था, आप देखो कितना अच्छा, कितना शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। मतलब सभी के लिए पहले से पेपरों में आई हुई थी, बसों रोडवेज का टाइम टेबल आया हुआ था आपका। जिसको ठहरना है उनको अलग से धर्मशालाएं अलॉट की हुई थी, ठहरने का, रुकने का, खाने पीना, सब तरह के प्रबंध किए गए थे। ऐसा मेरे ख्याल में देश में और कहीं भी नहीं होता होगा। अच्छा, मैं काफ़ी दिन पहले की बात है, मानो 2 महीने पहले की बात है, वो इंस्टाग्राम चला रहा था, तो ऐसे ही पॉडकास्ट मैंने किसी का देख लिया जी, तो वो उस पर बोल रहे थे कि बीजेपी जो की बार सरकार बनी है वो तंत्र की सरकार है। भाई इन्होंने कुछ तांत्रिक ऐसी क्रिया कराई हुई हैं जिससे कि भाई सरकार चल गई। भाई देखो, सबसे बड़ा तंत्र तो फिर आपके सोनीपत में ही हुआ है। सोनीपत में 6 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 जीती है। तो मुझे तो कोई अमन कुंड नज़र नहीं आया, ना कोई तांत्रिक मिला भी यहाँ आते आते कि भाई कोई तंत्र वाली बात है। लोगों ने अपनी समझ से वोट दिए, ठीक है, और अच्छे प्रत्याशी उतारे भाजपा ने, और लोगों ने उनको जिताने का काम किया है। अच्छा, जब बीजेपी आई है जी, तो अटैक तो बतेरे हुए हैं, और हिंदुस्तान अंदर से और बाहर से मजबूत कितना हुआ है? बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। और फिर भी अटैक हो गए। कहाँ, किस प्रकार के, बताओ ना। पुलवामा। हाँ, ये तो मतलब एक ऐसा हो गया कि आपके घर में घुस के मार गए। आप अभी आजकल मैं अभी 2 महीने 4 महीने में करोड़ों जो उसमें सफ़र किया है आपने? ना जी, काफ़ी टाइम हो गया। सेंट्रल पार्क घूमे हो, सीपी गए होंगे? हाँ। तो पहले डस्टबिन पे भी ये लिखा रहता था कि मतलब ये जो बैग किसी का रखा हो, आवारा चीज़, तरह की चीज़ को हाथ ना लगाएं। हाँ। रोडवेज बस में भी पीछे लिखा होता था, हर सीट के पीछे लिखा होता था। लिखा होता था ना। तो अब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। इतना बड़ा राष्ट्र है, चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, वो ठीक भी तो हो, एकदम से कैसे हो सकता है?
आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम ये सोचे कि एकदम से हमारा ऐसा जाए छू कि हम एक नंबर पे आ जाए, सारी दुनिया में ही देखे। इतना बड़ा राष्ट्र है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उन सभी चीज़ों को ठीक करना, उन सभी चीज़ों को डरे पे लेके आना। अब नक्सलवाद देखो ना, कितनी बड़ी समस्या हो गई थी। आज भी अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देख रहा था, 4 बड़े नक्सली 17 लाख रुपए जिन पे इनाम था, उनका खात्मा किया है। आप सोच सकते हो कि हमारे देश में एक 20 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर के एक पहाड़ी पे जिनको नक्सलियों का कब्जा था पूरा, और जिनके पास में हथियार बनाने फैक्ट्रियाँ, पता नहीं क्या क्या था, 1000-2000 लोग तो वहाँ कंटिन्यू रहते थे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग चलती थी, सब कुछ था, वो भी ध्वस्त कर दिया है आज। बिल्कुल। आप कोई 1-2 घटनाएं हुई हैं, ठीक है, और उन पे भी कंट्रोल करने का प्रयास है। देखो वो गृह मंत्रालय का काम है, हम इतनी बड़ी बात करें कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन पहले में और आज में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन रात का फ़र्क है। पीछे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो जो कांग्रेस के राज का हिंदुस्तान था और आज मोदी के राज का जो हिंदुस्तान है, लोगों को पता है कि बदलाव आया है, पर लोगों का देखने का जो नज़रिया है ना, वो अलग अलग है आज भी चीज़ों को। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या है, देखो हमारे देश में क्रिकेट खेला जाता है, बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है। तो एक टाइम तो था मोहम्मद अजहरुद्दीन का टाइम, एक टाइम उसके बाद में धोनी से विराट कोहली से तो गिल का टाइम आया है। तो आज सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी भारतीय क्रिकेटर आए वो सभी शतक मार के जाए। ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से एक्सपेक्टेशन की जा रही है। पहले देश में कोई भी बड़ा युद्ध, कई इतने बड़े बड़े हमले हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, ठीक है, पहले तो निंदा की जाती थी, लेकिन आज के दिन ये किया जाता है कि लोगों को ये पता है ये कुछ ना कुछ करेंगे। एक भावनाएं प्रबल हो गई हैं लोगों की, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है, चाहे कोई भाजपा कट्टर विरोधी है, लेकिन उसको ये पता है कि जो छेड़ेगा वो पिटेगा। और ऐसा किया भी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ जी ने बार बार ऐसा किया है। और चाहे चाइना हो, चाहे गलवान की बात हो, और चाहे यहाँ की बात पाकिस्तान तो अब हमारे कहीं कंपटीशन भी नहीं है। पाकिस्तान की तो बात ही करना देश ने भी छोड़ दी है और हमें भी छोड़ देनी चाहिए। अब तो पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं हमारे ना, वो तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लगता आपको, कभी कभी ऐसा तो लगता हो आप बीजेपी में हो, पता नहीं आपके लिए बात कहनी कितनी आसान है कितनी मुश्किल है, कि जो हमारी मीडिया है, हिंदुस्तान की जो मीडिया है, वह हमेशा मोदी जी को या बीजेपी को हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाती। कभी आपने भी लगता कि ये चीज ज्यादा होगी या सच्चाई नहीं दिखा रही? नहीं, सभी तरह के पत्रकार हैं। अभी देखो बीजेपी के राज में कावड़ आनी शुरू हुई है। मेरे को एक पत्रकार का कोई चीज़ याद आ गई, बीजेपी के राज में तो कावड़ लेके आनी नहीं शुरू होंगी। ये तो पता नहीं कितना पौराणिक है, इसके तो हिस्ट्री का भी नहीं पता। अभी एक महाराज उसी पे सवाल उठा रहे थे। अच्छा, हाँ, एबीपी न्यूज़ के बड़े पत्र वो हैं। क्या सवाल उठाया उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है और कावड़ भाग के ला रहे हैं। बड़ा तीखे सवाल थे उनके, मैं तो हाथ पर रह गया। नहीं, नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा है? सड़क पे नमाज पढ़ने से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं, हर चीज की जगह होती है भाई। आपको पूजा पाठ करना अपने घर में करो, मंदिर में करो, लेकिन ये 14 के बाद ही पता लगा लोगों को हर चीज़ की जगह होती है। हाँ, मैं गुरुग्राम में बिजनेस किया मैंने लंबे समय तक, और मेरे ख्याल से साल में इनकी 2 तीज आती हैं बड़ी। और राजीव चौक पे इनकी मुख्य मस्जिद है, पूरा राजीव चौक पे मस्जिद नमाज पढ़ी जाती थी और पूरा गुड़गांव जाम रहता था जी। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे का जाम रहता था। ये भी अभी पता लगा है कि घर पे ये पूजा पद्धति मंदिर में ही होती है या मस्जिद में ही होती है। अच्छा, यूपी में एक सीईओ है अनूप चौधरी, पीछे उनका एक बयान काफी वायरल हुआ था कि साल में जुम्मे 52 बार आते हैं, कुछ इस टाइप से बोला था उन्होंने। और भाई आपको करना है तो अपना मस्जिद में करो, बाहर मतलब इस टाइप की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। तो उनके बारे में, अनुज जी के बारे में क्या कहना चाहो? अब वो भी पहलवान रहे हैं। हाँ, मेरे मित्र हैं अच्छे। अच्छा, आपके मित्र रहे हैं? हाँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, देश के बहुत टॉप क्लास पहलवान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है, एशियन गेम्स में मेडल है, बहुत सारे मेडल हैं।
लंबे समय तक उनका परचम लहरा है कुश्ती में। क्या सरकार एक अफसर को दबाती है उसको काम करने के लिए, भाई ये आपको नहीं करना? वो सब की कार्यशैली होती है। आप कहीं भी रहोगे, किसी भी क्षेत्र में हो, दबने वाले को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। ये मतलब बीजेपी सरकार, सारी सरकारों की बात है? सभी सरकारों, क्या हर क्षेत्र की बात है, हर क्षेत्र की बात है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसा ही है। एक किसी ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं तो जो दबेगा उसको ज़्यादा दबाया जाता है। क्योंकि कोई भी ऑनेस्ट ऑफिसर है तो रिश्वत, जहाँ आदमी रिश्वत लेता है वहाँ आदमी कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल, वो ऑनेस्ट तो फिर कोई ऑनेस्ट है अगर वो रिश्वत नहीं ले रहा तो फिर उसको बदली कर दिया जाता है। ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं मेरे ख्याल से। आप नाम लो किसी का, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। नाम तो मेरे पास भी नहीं है, पर ये एक वैसा एग्जांपल हो गया। मेरे पास नाम है। अच्छा। जैसे अशोक खेमका जी के अभी रिटायर हुए हैं, 60+ ट्रांसफर हुए। अच्छा जी, ठीक है, तो बदली करने वाला कौन है? बदली करने वाले आप और हम हैं, और ये जनता है। बदली करने वाले वहाँ पहुँचते कैसे हैं? जनता उनको वोट देती है, चुनी हुई सरकार बनती है। ठीक है, जनता फिर एक्सपेक्ट करती है, किन से करेगी? सरकार से। सरकार एक्सपेक्ट करेगा ऑफिसर से। ऑफिसर कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई वो एक सारा सर्कल है। सरकार तो कहने को सरकार है, लेकिन उनको बनाता कौन है? जनता ही तो बनाती है। जनता की एक्सपेक्टेशन है। अब कोई भी चीज़ ऐसी है जो सरकार को चाहिए ही नहीं, तो सरकार को पीछे होना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अच्छा, अभी एग्जाम हुए थे 2 दिन तो अशोक खेमका जी की बात मैं बताऊं आपको। अशोक खेमका जी 2-3 सरकारों में रहे, चौटाला साहब, हुड्डा साहब और मनोहर लाल जी। क्या किसी के साथ भी नहीं बनी? एक के साथ भी नहीं बनी। तीनों के टाइम पैसे ही चलते रहे। तो क्या सभी सरकारों में कमी है? उसका रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब आप और मैं, हमें अपना कोई काम है, यहाँ से कोई लोकल MP मिनिस्टर है, अध्यक्ष है या OSD कोई भी है, हम उनके पास जाएंगे, काम कराएंगे अपना। ज़रूरी नहीं है कि सरकार सारे काम ही उल्टे कराती है, सारे काम ही लीगल कराती है। लीगल काम तो होंगे नहीं। लीगल काम के लिए सरकार कहाँ फ़ोन करेगी? मिनिस्टर को करेगी। और उसमें अगर बार बार वो काम लेट हो रहे हैं आगे पीछे हो रहे हैं, तो फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, सरकार उस पोजीशन पे है। सरकार भी मतलब चलो कुछ हो गया, हर काम भी सरकार थोड़ी ना गलत कर देगी। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 गांव हैं, 10 के 10 गांव एक जैसे नहीं होते। किसी गांव में आर्थिक स्थिति अच्छी है, किसी की परसेंटेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उसके हिसाब से ही उसके बजट होगा ना। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अंदर ऑफिस रहती है। अच्छा, हरियाणा में ना 2 बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। एक तो जाट आरक्षण हुआ था जी, किसान आंदोलन हो गया जी। तो पहला बात करते हैं जाट आरक्षण। तो जाट आरक्षण के, आप भी जाट हो, हम भी जाट हैं, हाँ, तो जाट आरक्षण के बारे में, किसान भी हो, हम भी किसान, तो जाट आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहो? मतलब यो हुआ कैसे, इसको हवा कैसे दी गई, या ये ठीक था? तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो एक जाट होने के नाते कि आरक्षण का हक सभी को है। और हम राजस्थान में भी हमें आरक्षण मिला हुआ है, दिल्ली में भी हमें आरक्षण मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हमें आरक्षण मिला हुआ है, और भाजपा की सरकारों ने ही हमें आरक्षण दिया है। मांग बिल्कुल जायज़ थी, मिलना चाहिए था, लेकिन तरीका जब तक ठीक था तब तक आंदोलन भी ठीक था। लेकिन चीज़ें जब दूसरा रूप लेती गई तो फिर वो बिगड़ती में तो बिगड़ती है। आग लगती है तो फिर पानी मारने से भी आग ज़्यादा बढ़ती है। मतलब आपको कभी इसमें जाट आरक्षण में कभी ऐसा नहीं लगा कि जाटों ने नहीं, इस चीज़ को किसी और ने भड़काया, या इसमें कुछ राजनीतिक चीज़ें आ गई? सारी की सारी राजनीतिक चीज़ें आ गई इसमें बाद में, तो बहुत हद तक कितने युवाओं को अपनी जान देनी पड़ी। आज भी केस चल रहे हैं? बिल्कुल, एक आध केस हो सकता है, लेकिन भाई तो संदीप सिसाई करके है शायद, उसका मुझे पता नहीं है एक्चुअल में केस क्या है। संदीप जी पता मुझे भी नहीं है, बिल्कुल अंदर है वो। हाँ। लेकिन वो मीडिया में एक्चुअल में क्या है, बहुत सी चीज़ें तो हम यही देखते हैं ना। हाँ, हमें एक्चुअल का तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या है, फैक्ट क्या है। हाँ। उसके बाद हो गया अपना किसान आंदोलन, जी, काफी लंबा चला।
बहुत तो लंबा इस एमएसपी वाला जो है उसके बारे में क्या कहना चाहो आप? एमएसपी को मतलब किस रूप से देखते हो आप? सरकार के पास इतना बजट नहीं है, मतलब ये कैसे, मतलब एक आम आदमी को समझ में कैसे आए एमएसपी के, मतलब क्या हो सकता है, सरकार पॉजिटिव क्या कर सकती है? देखो, हम दोनों किसान परिवार से हैं। हाँ जी। और हमने खेती भी की है। आजकल तो समय बदल गया, हमने लामनियाँ भी की हैं, हमने बिल्कुल लहसुन भी काटी है, हमने खाद भी बगाई है, पानी भी दिए हैं, खाल भी साफ करा है, सारे काम करके आए हम। हमारे पास में 10 एकड़ ज़मीन है। 10 के 10 एकड़ में ज़रूरी नहीं है एक जैसी फसल होगी। हाँ। ठीक। तो इसकी डेफिनेशन एक तो कर पाना बड़ा बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। हमने लंबे समय तक, पीढ़ियों तक 200, 200, 400 रुपये बाजरा बिकता हुआ देखा है, लेकिन आज बाजरा 2300, 2400 रुपये है हरियाणा में। अनेकों फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। और इस आंदोलन में भी बाद में वही चीज़ हो गई थी, राजनीति घुस गई। ये जो 3 कृषि कानून मोदी जी बना रहे थे, ये कहीं भी गलत नहीं थे। इसका बहुत फायदा होता है किसानों को। एक बड़ा बाजार खुल जाता है इसके लिए। किसानों का कहना तो ये है कि ये कॉर्पोरेट इसमें घुस जाएगा, हमारे से सारी चीजें हमारी ले लेगा, फिर हमारे को ही बेचेगा। कॉर्पोरेट कहाँ नहीं घुसा हुआ, ये तो लग रहा है। आज भी दुनिया आटा मॉल से ही लेकर आती है। शहरों में जो लोग आशीर्वाद ब्रांड किसका है? आशीर्वाद कॉर्पोरेट नहीं है क्या? वो भी एक बड़े लोग हैं। हाँ, सारे कॉर्पोरेट घराने हैं। सारे कॉर्पोरेट घराने हैं। और कॉर्पोरेट कोई देश चलाने का काम नहीं करता है क्या कॉर्पोरेट? लेकिन ये तो क्या है, कुछ विदेशी शक्तियाँ हैं, कुछ यहाँ लोगों को पैसे देते हैं। एक लंबा समय तो देश में बीत गया, 20-30 साल आज़ादी के बाद के 30-40 साल टाटा और बिरला को गाली देते देते। अब एक लंबा समय बीतने लग रहा है अंबानी और अडानी को गाली देते देते। क्या हमने 16 रुपये की कॉल नहीं की? इनकमिंग आउट गोइंग 8 रुपये की कॉल नहीं की? क्या हमने 1 रुपये 1.5 रुपये की तो हमने भी की है, ठीक है। और आज कितने की है? अनलिमिटेड है, 200-300 रुपये में अनलिमिटेड है। जितना इंटरनेट इंडिया में सस्ता है वो बाहर मिलेगा भी नहीं, कहीं भी नहीं है ना। वो कौन दे रहा है? अंबानी दे रहा है। कितना ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, कितने सक्सेस बिजनेस कर रहे हैं। मैं पीछे दुबई गया था, वहाँ का इंटरनेट का बिल 17 हजार रुपये लोगों का महीने का, जो इंडिया के 17,000। हाँ, यहाँ इंटरनेट का महीने का बिल आता 400-500 रुपये। देखो, आप कोई भी देश है, आप अमेरिका का यूएस को ले लो, ठीक है। यूएस में कितने ज़्यादा अमीर लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों को लीड कर रहे हैं विश्व स्तर पर। कुछ भी नहीं। अब कल मैं कोई एलन मस्क की वो देख रहा था, उनकी कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है जो अंधे लोग भी देखने लगेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से शुरू हुआ, व्हाट्सएप कहाँ से शुरू हुआ, फेसबुक कहाँ से शुरू हुई। और आपको नहीं पता हो तो मेरे ख्याल से जो एक दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका जन्म भी जर्मनी का है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम आकर के और अमेरिका में किए। ऐसा क्यों है? उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बना दिया है। आज कितनी टेक कंपनियों के सीईओ इंडियन है। सुंदर पिचाई भी, ऐसे 10-12 नाम है, बहुत विश्व की बहुत बड़ी कंपनियों के। बल्कि ट्रम्प को बयान देना पड़ा, 3 दिन पहले पेपर में आई हुई थी कि भारतीयों को गूगल और मेटा ये बड़ी जॉब पे ना रखें, बयान देना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है ना, हमारे देश में प्रतिभाएं बहुत है। हाँ, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, इंटेलिजेंट डॉक्टर्स भी हैं, हर चीज़ जो अमेरिका में विदेश में। लेकिन मेंटेलिटी क्या है? जॉब करने वाले को ही तो अच्छा मानते हैं, बिजनेस वाले को तो गाली देते हैं सभी। हाँ, ऐसा ही तो है ना, बिजनेसमैन को तो गाली देते हैं। ऐसा ही हमारी फिल्मों की द्वारा दिखाया गया लंबे समय तक। हीरो होगा वो गरीब परिवार का होगा, हाँ, विलन होगा वो बहुत अमीर होगा। अमीर होगा। उनकी जर्नी तो नहीं दिखाई कि विलन कैसे अमीर हुआ। कैसे अमीर होगा। हाँ, वो दिखा देते हैं उल्टे सीधे काम करके। लेकिन एक माइंड में सेट कर दिया है कि हीरो गरीब ही होता है। गरीब ही होता है, सही बात है। हीरो अमीर भी हो सकता है, मेरा ये मानना है। सही बात। अच्छा, 26 तारीख को जब ये आंदोलन था, हमारा कृषि आंदोलन था, तो वहाँ पे
झंडा फहराया गया था। तो वहां पे एक ऐसी चीज हुई थी जो कि न्यूज में नहीं आई थी। वो क्या हुआ था, हमारी बात हो रही है तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि तिरंगा उतार दिया, निशान साहब झुला दिया वहां पे उन्होंने जी। तो उन्होंने अगला वो गुम्मद दिखाया कि जिस पे तिरंगा उतरा हुआ है, उन्होंने पिछला और साइड वाले गुम्मद नहीं दिखाया जिस पे निशान साहब और तिरंगा लगा हुआ है। क्या ये मतलब जो हमारे कैमरामैन हैं, न्यूज वाले हैं, उन्होंने देश को भड़काया नहीं, आग लगाने का काम नहीं करा? देखो, सबसे पहले तो जिन युवाओं ने ये काम किया ना, वो काम ही बहुत गलत था। गलत है। आप जो निशान साहिब है उसका हम सभी सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो लाल किले में जाकर ही वहीं फहराया जाएगा, वहीं फहराया जाए। तो ये देश की संप्रभुता के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ। ऐसा तो बहुत सारे पंथ संप्रदाय हैं ऐसे जिनके अपने झंडे हैं, ओम साई इनका भी अपना झंडा है, और अन्य अन्य कई लोगों का है। ये जब हुआ फिर हिंदू सिख हो गया कि भाई लगाने को तो भाई हम भी लगा सकते हैं अपना। तो मतलब एक उस छोटी सी चीज ने सब कुछ पलट दिया। तो उन जो वो अति उत्साही युवक थे, वो करने तो क्या गए थे वहां पे? हाँ, क्या करने वो घर से आए थे, क्या कर रहे थे, और करते करते कहाँ चले कहाँ गए, चले गए और क्या कर उन्होंने? दिया उन्होंने। देखो, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, आज भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बात करनी चाहिए पॉडकास्ट में, हमें नेगेटिव चीजों में जाना ही नहीं चाहिए। देश में बहुत अच्छा ना देखो पहलवान जी, क्या है ना, कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज को मिर्ची भी चाहिए, थोड़ा सा मसाला भी चाहिए, आग बढ़ेगी तो पानी गिरा जाएगा। बिल्कुल। उस दौरान एक पंजाब का बहुत ही मजा हुआ कलाकार था दीप सिद्धू, और वो बहुत ही बड़ा मतलब एडवोकेट भी था। वो इस बीच में फंस गया, बस वो वहां पे एक वीडियो में आ गया, वो फंस गया। आपने भी सुना होगा उस टाइम पे। अच्छा, फिर क्या वो मतलब उस बहुत अच्छे काम करे उस लड़के ने, मतलब चलो वहां जाके वो गलती होगी उससे, फिर उसके एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है खरगोदा। हाँ, केएमपी पे ही। केएमपी पे। मैं केएमपी से आया हूँ हाँ, आपके पास। तो उसका सारा फिर बीजेपी सरकार पर मर दिया कि ये बीजेपी सरकार ने मरवा। कुछ टाइम तक सालों साल बात चलती रही कि बीजेपी सरकार ने मतलब इसको करा दिया। मतलब कुछ भी बात हो जाए तो सरकार के ऊपर लोग 1 मिनट में क्यों डाल देते हैं चीजें। देखो, वो एक राज्य का कलाकार था। हाँ। ना कि वो समस्त उत्तर भारत का भी कलाकार नहीं था। नहीं था। ठीक कह रहा हूँ मैं। हाँ। और उस राज्य का भी इतना बड़ा कलाकार नहीं था कि टॉप पे हो। पिछली श्रेणी में था। अगले 10 तो उससे पहले और भी हो सकते हैं। ठीक है। और आप और मैं तो कहीं क्लिप में नहीं आए। आप आए थे? ना मतलब नहीं, मैं भी नहीं आया। हम तो पहुंचे नहीं वहां तक, हम तो अपने घर पे लगे। तो आएगा वो जो पहुंचेगा। हाँ। ठीक है। तो वहां पहुंचने का मतलब क्या था? वो तो आंदोलन और कहीं चला गया था फिर। हाँ, वहां तक जाने का मतलब भी क्या था। और ये तो फिर छोटी मोटी बातें हैं भाई। कल को जो भी कोई, मुझे नहीं लगता कोई भाजपा का इससे कोई, ये तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए इस तरह की। तो अच्छा, ये बादली वाला जो हरबीर गुलिया वाला जो है उसके बारे में बताओ। जी दादा, हरबीर गुलिया जी, ये तो हमारा दुर्भाग्य है जो हम अपने वीरों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जान पाए। और इसके बारे में आप फिर वही कहोगे, इसके बारे में जो पहले की सरकारें रही, जिन्होंने हमारा शिक्षा, जिन्होंने हमारा ये तो बता दिया कि अकबर महान था, ये तो बता दिया कि हैदर अली ने यहाँ से लड़के टीपू सुल्तान ने यहाँ तक ये किया। हाँ, हमारी पढ़ाई हुई है उसमें सब मुस्लिम घुसा दिए। ठीक है ना। हमें मुगलों के बारे में ही बताया गया। हमें तो ये 500-600 साल के का जो इतिहास रहा देश का, उसी में घुमा के रख दिया। ठीक है। ये ऐसे जो हमारा लोकल में छोटा सा प्रांत है हरियाणा, अगर देश की दृष्टि से देखें तो यहाँ हर 10 गांव में एक इतना बड़ा वीर मिलेगा, लेकिन क्या था उनके बारे में किसी को बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, और भूलते चले गई पीढ़ियाँ। तो दादा हरबीर गुलिया एक बहुत वीर सैनिक थे उस समय के, और जिन्होंने अनेकों हिंदुओं का रक्तपात किया था। तैमूर लंग ने, जो करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम रखा था तैमूर। हाँ, तो ये लड़कियां ही भटकी हुई हैं हमारी। हाँ। उनके यहाँ पर आकर मुजफ्फरनगर के आसपास जंगलों में उन्होंने उनका बाला मारा था, तैमूर को। उनके बाले से जख्मी होकर वो अपने घर नहीं पहुंच पाया था, रास्ते में ही ध्वस्त हो गया था वो।
जाटों की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो जाटों के बच्चों को नहीं पता है। हाँ बिल्कुल है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं पता है वो बताओ, आपको पता हो। एक अपने सोनीपत में ही है, अपना बड़ खालसा गांव में, आपको पता होगा, दादा दैया थे ना वो, जिन्होंने अपना गुरुजी के शीश को लेकर आ रहे थे। औरंगजेब ने सिखों के गुरु थे, उनका शीश उतारा था, शीशगंज गुरुद्वारा है। और वो अपने गुरुजी को शीश को लेकर के कुछ सिख सैनिक भागे हुए आ रहे थे। और तेग बहादुर जी, हाँ, पहले छोटे छोटे गांव थे, और वो अपना ये जो गढ़ी बोलते हैं, अपना जो बड़ खालसा ही बोल देते हैं, ये मैन हाईवे पे ही गांव है। ये हाईवे तो बहुत पुराना है, जो पाकिस्तान को लाहौर को जाता है। तो यहाँ उस गांव में घुस गए और उन्होंने निवेदन किया, भाई पूछा कैसे आए हो तुम, ऐसे बदआवास क्यों रखे हो। तो उन्होंने किया, ये हमारे गुरुजी का शीश है और इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, हमारे प्राणी क्यों नहीं चले गए, ऐसे ऐसे मुगल सैनिक हमारे पीछे हैं और इसकी रक्षा कर लो। तो हमारे एक दादा खुशहाल सिंह दैया जी, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमारे यहाँ आए हो, हम रक्षा करेंगे। और उन्होंने अपनी गर्दन उतार के उनको दे दी, और वो जो गुरुजी का पवित्र शीश था उनको लेकर के चले गए। तो उनके बारे में मेरे ख्याल में सोनीपत को ही नहीं पता होगा। कितनी बड़ी घटना है ये घटना रिलेट करती है तेग बहादुर मेमोरियल जो बना हुआ है शायद उससे। पंडितों के ऊपर सिर कटवाया था, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके ऊपर सिर कलम हुआ था। कश्मीरी पंडितों ने उस समय पे बंधक बनाए थे, उनको ये बोला गया था कि आप सभी इस्लाम स्वीकार करो। तो उन्होंने ये बोला था कि गुरुजी अगर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम सभी इस्लाम धर्म से। हाँ, वो तेग बहादुर जी थे। हाँ, तो उन्होंने फिर अपना युद्ध लड़े और उन्होंने बिल्कुल नहीं स्वीकार किया, और बड़ी यातनाएं दी गई उनको, मुगलों के द्वारा बड़ी यातनाएं दी गई है। मुझे कच्चा पक्का सा याद है, मैंने सुना था किसी से कि जो अरे वो हरि सिंह नलवा, हाँ, वो भी कोई हिंदू हाँ बिल्कुल से रिलेट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हरि सिंह नलवा जी थे, बहुत थे। एक वो थे हमारे जिन्होंने गो कसी के हत्थे तोड़े थे, अपने जुलानी वाले, हरफुल जाट जुलानी वाले। उन्होंने भी बहुत बड़ा काम था, वो छोटा काम थोड़ी था। तो ऐसे हर 10 गांव में एक ऐसे वीर बहादुर मिलेंगे जिनकी कहानियों को, जिनके किस्सों को दबा दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है, अब आज के दौर में हम उन चर्चा दोबारा से शुरू की है और हम अपने पूर्वजों की प्रतिमाएं लगनी शुरू हो गई है, कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं। तो उनकी वीरता आज भी हर हिंदू बच्चे के रोम रोम में है। अच्छा, कुछ वास्तु के बारे में बताओ आप। वास्तु क्या है? वास्तु तो एक साइंस है। अच्छा, एक ऊर्जा का फ्लो है, पॉजिटिव नेगेटिव। साइंस तो फिर जैसे वास्तु में ग्रह हैं और ग्रह पे सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साइंस तो भगवान इन सब चीजों को तो मानता नहीं है शायद, जहां तक मैंने सुना। कौन नहीं मानता है? साइंस अलग चलता है। हाँ, और साइंस तो ये मानता है। अब देखो आप, हम पुराने घर में रहते थे, ठीक है, वास्तु की जरूरत कब पड़ी? इस आज के दौर में वास्तु की जरूरत कैसे आन पड़ी है? अब नाम चेंज हो गया, वास्तु का नाम आने से लोगों को ये लगने लगा वो कोई ठगाएगा, कोई पैसे लेगा, कोई बहकावेगा। लेकिन पहले जो हमारे गांव के ही तो खाते होते थे, वही घर बनाते थे। हमारी जो कड़ी गाटर जो भी लगता था घर में, हर किसी हमारे दादा ताऊ ने बेरा था कि वो यम जमराज के हिसाब से ही लगता था, वो वास्तु ही थी। हमारे पूर्वजों ये पता था जो कि हमारा जिन्ना पेड़ काला चढ़ता है वो क्लॉकवाइज चढ़ता है। पुराने किसी भी घर में बैठक में देख लेना, ठीक है। दो बात हो गई। हमारी माता दादी नानी को हर किसी को ये पता था कि जो चूल्हा होता है, चूल्हे पर रोटी पकाएं तो सूरज का जहाँ से सूर्य निकलता है ईस्ट में फेस होना चाहिए, ये भी वास्तु हो गई। और जो सबसे अच्छी वास्तु आज हम कर भी नहीं पा रहे हैं वो थी ब्रह्म क्षेत्र, जो घर का सेंटर होता है। हमारे हर घर में आगे एक हवेली होती थी और बीच में बगड़ होता था, उसके साइड सी में एक रसोई होती थी, पीछे साल होया करती, पीछे ओपरा होया करता। वास्तु ये कहती है कि साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, वो ओबरे में अनाज या कुछ न कुछ भरा रहता था। ब्रह्म क्षेत्र खाली होना चाहिए, आसमान दिखना चाहिए।
हमारे बगड़ उसी का काम करते थे। तो पहले मैक्सिमम घर वास्तु के हिसाब से होते थे, लेकिन क्या होगा समय के साथ में वास्तु की ज़रूरत भी किस लिए आज के दिन विकास जी, वास्तु की ज़रूरत इसलिए है कि जब से ये घरों में बाथरूम घुस गए हैं उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। रसोई घुस गई, बाथरूम घुस गए। रसोई पहले एक चूल्हा होया करता, बाकी पूरी प्रॉपर अब रसोई होगी, गैस होगी हो, ठीक है, उसके बाद भी ज़रूरत होगी। हर चीज़ की एक अपनी दिशा होती है, तो बस वो चीज़ें अपनी वो दिशा निर्धारित करना ही वास्तु है। पहला कुएं थे, अब समरसीबल आ गए घर के अंदर, समरसीबल आ गए, लोगों ने खड्डे बना के नीचे पानी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, लोगों ने सेफ्टी टैंक भी अंदर ही बनाना शुरू कर दिए, तो उससे वो अनबैलेंस हो गई हैं चीज़ें। तो खतरनाक कितना है वास्तु? बहुत खतरनाक है। अभी पीछे कोई रिसर्च हुई है, किसी ने बंदे ने की है, नाम तो नहीं याद है मुझे उसका, जो बाहर से एम्स है, उसने वहाँ से मरीजों का डेटा कलेक्ट किया है जो वहाँ कैंसर के मरीज हैं, और उसने अपने तरीके से एक रिसर्च किया। मैक्सिमम लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम मिले हैं, नॉर्थ ईस्ट की वास्तु गड़बड़ मिली है। मेरे पास भी एक मेरे पास भी था एक सेम ऐसा ही। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने एक ऑफिस लिया था मैक्स में, तो ऑफिस जो हमने लिया उसके ऊपर कोई रहता था, तो मैं वास्तु वाले को मैंने बुलाया, उन्होंने जाके देखा तो बोला ये बहुत शुरू में ना जो आपका कैंसर है। जी कैसे? ये उसने बता दिया दिशा वगैरह, नॉर्थ ईस्ट में था वो। तो फिर मैंने देखा, मैं पूछा किसी से कि उसके ऊपर जो रहता था ना फर्स्ट फ्लोर पे, 4-5 साल रहे वो कैंसर हो गया। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है सारा। देखो आप देखो अभी जो अपना गंगा जी का हरिद्वार में ये क्या बोलते हैं जो मैन स्नान होता है, जहाँ पे जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी भी वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। वो आपने हमें तो नहीं बनाई, वो तो पता नहीं कब की चली हुई आ रही है। हाँ वो सूर्य है उनके। हर की पौड़ी की आप अगर वास्तु देखोगे, जैसा वास्तु होता है, ठीक है, मनसा देवी का मंदिर है साउथ वेस्ट में, और फिर वो ऊंचा है, बहुत टॉलेस्ट हाइट है उसकी, और इधर से गंगा जी बह रही है। तो गंगा जी तो वहाँ से शुरू होकर हिमालय से, और वो तो गंगा सागर तक गई है, लेकिन सबसे पवित्र स्थान उसी को माना गया है। वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग है, ऑटोमेटिक है चाहिए। वास्तु ये कहती है कि जिसके नॉर्थ ईस्ट के जिस भी प्रॉपर्टी है, नॉर्थ ईस्ट से नदी बह रही है, वो सबसे बेस्ट वास्तु होती है और चारों दिशाओं में उसके वो गूंजती है बिल्कुल। अब गंगा जमुना जी आगरा के लाल किले के कहाँ से बह रही है? उसके आगरा में वो अपना ताजमहल के नॉर्थ ईस्ट से बह रही है। लाल किला मतलब जो कोई कमजोर आदमी भी वहां पे बैठ गया, उसने पूरे देश पे शासन किया। हाँ। वास्तु का सबसे अद्भुत नमूना है। लाल किले के भी वास्तु नॉर्थ ईस्ट से बह रही है। योगेश पहलवान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट पे आए और देश विदेश की, राजनीति की, स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे को बताई। हमारे को उन बातों के बारे में जानकारी भी नहीं थी, तो मैं भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और भाई साहब को बोलता हूँ कि हमारे जो पुराना हरियाणा के जो दर्शक हैं, कोई एक मैसेज समाज के तौर पर उनको दें। बिल्कुल, जो भी विकास जी द्वारा शुरू किया गया अपना ये बड़ा अच्छा लोगो लिया इन्होंने, और हरियाणा जो हरित प्रदेश है, आप देखोगे तो जो नए नए आजकल रोड बन रहे हैं उनसे इतना अच्छा सुंदर नज़ारा दिखता है, जहाँ तक भी नज़र जाती है हरा ही हरा दिखता है। वैसा शानदार सा लोगो लिया इन्होंने। और मेरा तो यही कहना है आप सभी दर्शक साथियों को कि आप जहाँ भी लगे हैं, जिस भी फील्ड में लगे हैं, उसमें समाज और देश, समाज और राष्ट्रीय हित को देखते हुए कार्य करें। आप चाहे कहीं भी लगे हैं, उसमें अपने देश का और अपने समाज का, अपने परिवार का, सभी चीज़ों का बैलेंस और संतुलन बनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।